गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है। और आज का जो ये सेशन है ये भी भारतीय संविधान से संबंधित है। और इसमें आज का जो टॉपिक है ये आपका आर्टिकल 32 है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें वर्णित है। और इसके बाद हम जो पढ़ेंगे भाग 4 में, वो है आपका राज्य की नीति निर्देशक एलिमेंट्स, यानी कि जिसे हम तत्वों के नाम से जानते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है क्या। इसमें दो बातें हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा कि देखिए, सबसे ये पहले है कि मूल जो ये अधिकार हैं 6। तो इन मूल अधिकारों को, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को परिवर्तित ये कराने हेतु उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 के सेक्शन 2 जो तहत 5 प्रकार की रीटें जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है, पहली चीज। और ये जो भी ये रीटें हैं ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और या उच्चतम ये न्यायालय। ठीक है, यही दोनों जो होते हैं जनरली मूल अधिकारों के ऊपर इन 5 रीटों को क्या करते हैं, ये लगा सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। और इन रीटों को सरकार नहीं लगाती है, बस ये दोनों का नाम ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, और दूसरी है आपका है उच्च न्यायालय, यानी कि जो हर स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये किस आर्टिकल के तहत ये जो है लगा सकते हैं। तो देखिए, सर्वोच्च ये न्यायालय जो होता है ये आर्टिकल 32 के अधीन इन जो 5 रिटों को लगाता है। ठीक हो गया। अगर हम उच्च न्यायालय की बात अगर हम करेंगे तो उच्च न्यायालय जो है इन रिटों को लगाने के लिए वो जो जो किन आर्टिकल के अधीन ये काम करेगा, तो वो है आर्टिकल आपका 226। ठीक है, तो इन दोनों बातों को अच्छे से जान लीजिए, उसके बाद ही इनके बारे में मालूम आपको होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 32 के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च जो न्यायालय है वो आर्टिकल 32 के अधीन इन 5 रिटों को लगाता है। और वैसे ही राज्य में आर्टिकल 226 के अंतर्गत में उच्च ये न्यायालय जो होता है वो इन रिटों को जो है लगाता है। मान लीजिए आप किसी राज्य में रहते हैं, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। आप जो पहले कोशिश करेंगे कि वो उच्च न्यायालय में आपके जो आसपास में जो ये स्टेट का ये न्यायालय है तो वहां पे इन रिटों को जो लगाया जाए। ठीक है, अब जब उच्च न्यायालय में जब आप लगाएंगे तो अब उच्च न्यायालय जो है अब इन्हीं रिटों की हेल्प से आपका सपोर्ट करेगा। और किस आर्टिकल से के के ये अंतर्गत 226 के अंतर्गत में। ठीक है, तो इतनी दो चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। और बाकी चीजें मैंने कल आपको समझा दी थी कि ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसी आर्टिकल 32 को संविधान की हृदय या आत्मा कहा था। ठीक हो गया। अब ये रीटें कौन कौन सी हैं उनको हम जान लेते हैं। तो ये रीटें जो होती हैं ये होती हैं टोटल 5 हैं। तो ये 5 है। पहली है आपकी बंदी ये प्रत्यक्षीकरण। अब ये है क्या चीज, तो इनको वन बाय वन हम देखते हैं। हालांकि ये नाम से आपको मालूम हो चुका होगा। तो इसका जो मीनिंग होती है, यानी कि व्यक्ति को प्रस्तुत ये किया जाए न्यायालय के सामने, इसका मतलब ये होता है। यानी कि यह रिट ऐसे व्यक्ति या फिर अधिकारी के विरुद्ध जारी होती है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध या या फिर उसको जो है रोक रखा है। यानी कि इसके द्वारा न्यायालय निरुद्ध यानी कि जो कारावासित व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित जो है करवाता है तथा उसे उसके उसकी जो है परीक्षा लेता है, क्या वो सही कह रहा है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है बंदी प्रतिरक्षी ये जो भी कदम। हालांकि ये जो जनरली सभी ये केस में लागू होता है। जैसे कि अगर ये जो है पुलिस के केस में भी लागू हो जाता है। किसी ये व्यक्ति को अगर ये किसी ने अगर पकड़ रखा है। ठीक है, अभी आप लोगों को मैंने कल समझाया था कि एक ये धारा के ये भीतर में उस व्यक्ति को, पकड़े हुए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर में संबंधित न्यायालय में या संबंधित न्यायाधीश के सामने जो है पेशी इसकी होती है। ठीक हो गया, तो वो यही होता है जनरली। यानी कि अगर हम स्टेट की बात हम करें तो आर्टिकल 226 के भीतर में उच्च ये न्यायालय जो है काम करेगा। और ये काम करेगा तो ये अपने अधीनस्थ न्यायालयों यानी कि अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों के अधीन ये लोग इनके अधीन में काम करेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट उच्च ये न्यायालय ही इनको इनकी जो है ये जो भी ये पेशी करा है। तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर में संबंधित न्यायाधीश के सामने पेश कराना होगा।
विथ सबूत। अगर सबूत नहीं है तो उसको फिर 24 घंटे के बाद में कोई पकड़ नहीं सकता, उसे छोड़ना होगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट है आपका, यहाँ पर यही जो है कहना चाह रहा है, यानी कि बंदी को प्रस्तुत जो किया जाए न्यायालय के सामने, ये पहला है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इस लाइन को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये इससे संबंधित भी ये सवाल सीधा सा पूछा जाएगा। ठीक हो गया, तो इसको मैं एक बार फिर से आपको मैं समझा दूं कि ये बंदी ये प्रत्यक्षीकरण का मतलब है, अर्थ है कि बंदी को सामने लेकर आओ। ठीक हो गया, और यह रेट जो है उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी ये किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। ठीक है, और न्यायालय जो है ये बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि उस बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उसे किया जाए, और यदि बंदी ये बनाए जाने वाले के ये कारण अवैध हो, यानी कि उसको झूठ मूठ में अगर बंदी अगर बनाया गया है, तो उस व्यक्ति को तुरंत ही मुक्त कर दिया जाए। तो इसका मतलब ये होता है। तो ये पहली ये रीट है जो कि सभी जो मूल जो भी राइट्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए ये जो है ये क्या बनाया गया है, यानी कि आपका या जो ऐसा व्यक्ति है जिसका मौलिक ये जो भी राइट्स है उसका हनन जो ना हो सके, तो इसलिए ये रीट जो है यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, आई होप कि ये आप 2 लाइनों में इसको समझ गए होंगे। तो अगली जो आती है रीट, जिसका नाम है ये परमादेश। ठीक है, नीचे आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा, हालांकि छोटा है लेकिन आपको दिख रहा होगा। इसकी जो मीनिंग होती है, यानी कि हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब है कि परम आदेश, यानी कि जो हम आदेश देते हैं इसके तहत न्यायालय किसी व्यक्ति या फिर ऑफिसर या फिर अधीनस्थ ये न्यायालय या सरकार या निगम को उसके विधिक, सामाजिक और लोक कर्तव्यों को करने का या अवैध रूप से न करने का आदेश देता है। ठीक हो गया, यानी कि न्यायालय ही आदेश देगा। जैसे कि आप ऐसा समझिए, कोई अधिकारी है या फिर कोई अगर न्यायालय है, अगर वो क्या करता है कि वो उस व्यक्ति के अगर राइट्स को हनन अगर जो कर लेता है, तो यानी उच्च जो न्यायालय होगा वो इसकी मतलब कि रूपरेखा को मालूम करना चाहेगा, यानी कि उसको वो आदेश देगा। सपोज किसी सेशन कोर्ट में कोई चीज सही से नहीं हुई, यानी कि किसी के अधिकारों यानी किसी के फंडामेंटल राइट का हनन हुआ, तो वो व्यक्ति अगर रीट अगर लगाता है तो उच्च न्यायालय जो है इस परमादेश के अधीन में उस सेशन कोर्ट से जवाब मांगेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, समझिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। तो इसको मैं फिर से समझा दूं कि हम आदेश देते हैं। अब ये हम का मतलब होता है क्या, ये हम कौन है, यानी कि हम का मतलब यहाँ पे ये न्यायालय से है। ठीक है, यानी कि न्यायालय जो है इन लोगों को आदेश देगा कि आपने ऐसा क्यों किया है। मान लीजिए अगर आप ही ये क्या है अधिकारी हैं, या आप क्या है सरकार है, मान लीजिए अगर आप से कुछ अगर गलतियां हो जाती हैं, या यानी कि आपके कार्यों से किसी का हनन होता है फंडामेंटल राइट वाले या केस में, तो वो व्यक्ति जो है ये कोर्ट में ये जाकर और इसकी समीक्षा हेतु इसकी मतलब कि जांच हेतु वो रेट लगा सकता है। वो किसके अधीन में लगाएगा, ये परमादेश के अधीन में, कि ये जो सरकार ने किया है वो क्या गलत है। तो अब वो न्यायालय जो होगा वो सरकार से ये क्या मांगेगा, वो आदेश देगा। यानी कि हम आदेश देते हैं, यानी कि वो न्यायालय उसको सरकार को या फिर संबंधित को आदेश देगा कि हम आदेश देते हैं कि आपके द्वारा ये सब चीजें जो भी की गई हैं तो ये कर्तव्यों के अधीन नहीं आती हैं, तो वो उसको हैंडल करेगा। तो ये होता है ये जो है जो परमादेश। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब तीसरा जो आता है ये प्रतिषेध है। ये रीट जो कौन सी है, ये प्रतिषेध है। अब कभी कभी सिंपल सी भाषा में पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 32 के अधीन में कितनी प्रकार की रिटें हैं, तो ऑप्शन में 4, 5, 6, 7 ये सब दिए होते हैं, तो टोटल 5 ही है। और कभी कभी यह भी दिया जा सकता है कि इस आर्टिकल 32 के अधीन में कौन सा एक रिट ऑप्शन में नहीं है। तो ये सारे नाम आपको ध्यान होंगे, तो ऑप्शन से आपको आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो है सेध में अब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है, मीनिंग है मना करना। ठीक है, यानी कि इसको रोकना। तो यह जो है रिट वरिष्ठ न्यायालयों के द्वारा, यानी कि जो सीनियर न्यायालय हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो आदेश देगा उच्च हाई कोर्टों को, और हाई कोर्ट जो है वो आदेश देगा सेशन कोर्टों को, और जो सेशन कोर्ट जो होंगे वो अपने सबऑर्डिनेट न्यायालयों को आदेश देंगे। तो ये और वो किस लिए देंगे, वो इसलिए देंगे, उसको मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। तो यानी कि ये अब देखिए सभी जितनी भी रेटें हैं ना, फिलहाल इसके बारे में आपकी इनकी मीनिंग मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये प्रतिषेध है, इसका मतलब मना करना यानी कि रोकना। ठीक है, यह रेट उच्चतम ये न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ ये न्यायालयों तथा अर्ध न्यायालय
न्यायिक अधिकरण के विरुद्ध में ये की जाती हैं और इस रिट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को एक ऐसी अधिकारिता का प्रयोग ये करने से रोका ये जाता है जो कि उनमें निहित नहीं है। मान लीजिए किसी न्यायालय के पास में ऐसी शक्ति ही नहीं है, लेकिन उसने उस शक्ति का उपयोग जो है किसी मैटर में कर लिया, तो वैसे केस में अब वो व्यक्ति अगर उससे उच्च वाले न्यायालय में अगर जाके अपील करता है कि भाई इस न्यायालय ने ये अपने अधिकार क्षेत्र से हटकर ये काम किया है, निर्णय दिया है, तो वो प्रतिषेध के भीतर में आएगा और उसका जो ऊपर का जो न्यायालय होगा वो उससे आदेश देगा। यानी कि यहाँ पर आदेश का मतलब है कि उसे मना करेगा कि भाई ये तो तुम्हारी शक्ति है ही नहीं, आपने ये कैसे ये केस को आपने ये देखा है, तो वो जो है मना कर देगा। ठीक है, यानी कि वो आदेश देगा कि भाई इस वाले केस को जो है आप जो है मतलब कि हटाओ, यानी कि खत्म करो, यानी कि जो है जो रोक दो। ठीक, मना करना। तो ये होता है प्रतिषेध। ठीक है, अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चौथा जो आपकी रीत आती है ये उत्प्रेषण से संबंधित है। ठीक है, अब इसकी मीनिंग है क्या जी? अब ये देखिए, इसका मतलब मीनिंग है सूचना देना या प्रमाणित होना। अब देखिए, अब किसी भी अगर सूचना के अगर बारे में कुछ अगर मालूम जो है जो करनी हो, तो या उसकी शुद्धता के रूप में अगर उसको जानना हो, तो वो क्या है, प्रमाण के रूप में होना चाहिए। तो ये उसी से संबंधित है और इसमें होता क्या है कि इसे उच्चतम न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों को उस समय जारी इसे किया जाता है जब इस बात की आकांक्षा मतलब की हो, आशंका हो कि न्यायालय ने ऐसी शक्ति का प्रयोग ये कर रखा है जो उसके अधिकार क्षेत्र के से क्या बाहर है और इसे निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो लगभग आप कह सकते हैं कि ये प्रतिषेध और ये प्रेषण लगभग एक सिक्कों के दोनों ये क्या है, ये दोनों ही पहलू हैं। ठीक है, यानी कि ये प्रतिषेध में तो ये रोक रहा है, मना कर रहा है, लेकिन उत्प्रेषण में वो उससे क्या कर रहा है कि सूचना ये मांग रहा है कि आपने जो किया है, प्रतिषेध में तो बोल रहा है कि भाई जो किया है उसको रोको, ये आपके मतलब कि आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, लेकिन उत्प्रेषण में वही चीज कह रहा है, लेकिन वो ये भी मांग रहा है कि भाई आपने जो किया है ये किसके बिहाफ पर किया है, वो हमें प्रमाणित आप मतलब कि दो, उसका क्या है मतलब कि सर्टिफाइड रूप दो। तो इस उत्प्रेषण में जो है वो लीगल रूप से वो लिखित में सूचना मांगेगा। कौन? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। आप सभी ही जानते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि उच्चतम न्यायालय जो है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षण भी है, संरक्षक भी है। ठीक हो गया, तो ये भी एक बार सवाल आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन है ऐसा जो कि मौलिक अधिकारों की देखरेख या संरक्षण में लगा है, तो वो तो उस समय आपका आंसर आएगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वही क्या है भारत में सर्वोपरि है। ठीक है ना, और बाकी जितने भी ये न्यायालय हैं वो इनके अधीन में काम करते हैं। चलिए अब इसी को आगे हम यहाँ पर ये बढ़ाते हैं। तो पांचवा जो आपका रीट आती है, ये आती है अधिकार लिप्रेक्षा। अब ये क्या है? ठीक है, तो अधिकार लिप्रेक्षा का मतलब है कि देखिए इसका ये मीनिंग क्या है? तो इसकी मीनिंग है ये किसी ये जो प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। ठीक है, इस वर्ड का मतलब है क्या चीज? यानी कि यह रीट ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध में जारी होती हैं, ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध में जो कि ये पब्लिक ऑफिस यानी कि लोग लोग जो भी वो पद होते हैं उनके को अवैध रूप से वो धारण किए हुए हैं। ठीक हो गया, यानी कि जिस पोस्ट पर है उस पोस्ट से के अलावा वो कार्य जो भी है जो क्या होता है कर लेते हैं और उनको वो धारण जो है जो कर लेते हैं, तो उनके विरुद्ध में इन रिटों को लगाया जाता है। ये अधिकार परीक्षा यानी कि अधिकार के बारे में जानना कि आपने किस के तहत या किस ये मतलब कि आपको जो राइट्स दिए गए हैं, इन राइट्सों के अधीन में आपने ने जो है जो किस अधिकार के तहत इसको ये काम ये करा रखा है। यानी कि ऐसी रिटें, यह रिट ऐसे व्यक्तियों के ये द्वारा जारी होती हैं कि विरुद्ध में जारी होती हैं जो कि लोग पद को अवैध रूप से धारण करते हैं। लोग यहाँ पद का मतलब है कि पब्लिक ऑफिस, यानी कि आप लोगों ने नाम सुने होंगे ना कि जो है जो कई लोग क्या है कि फर्जी रूप से दिखा देते हैं कि मैं सेना में हूँ, अधिकारी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन वो दूसरे व्यक्तियों को वो क्या करते हैं कि वो बेवकूफ वो बनाते हैं। ठीक हो गया, तो वैसे केस में जब उनके ऊपर जब कोई अगर कोर्ट में जाएगा तो तो उस व्यक्ति के ऊपर जो है अधिकार ये प्रत्याशा का राइट जो है लगाया जाएगा, यानी कि ये रेट लगेगी और उसको जो है क्या पकड़ा जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि भाई आपने लोग ये पद जो आपने ये धारण ये करके आप ये काम कर रहे हो, तो ये तो लोक पद आपका है ही नहीं, आप तो हो ही नहीं इसमें। ठीक है, तो ये किस अवैध रूप में काम कर रहे हो? ठीक हो क्या, तो ये इस संदर्भ में उससे पूछा जाएगा।
ठीक है, तो इसका नाम है अधिकार ये परीक्षा। ये जो है परीक्षा का मतलब है पूछना। ठीक हो गया? तो इतनी चीजें ध्यान में रखिएगा। ये पांचों के पांचों मैंने आपको समझा दी हैं। तो अब इसमें इतनी ही चीजों को आपको ध्यान में लगभग रखना है, बाकी को अगर ध्यान नहीं भी देंगे तो भी आपका ये बेसिक आपके पॉइंट मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, तो इसमें कोई यहाँ पर दिक्कत तो अब नहीं है। आई थिंक इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इनको इन्हीं रूपों में आपको समझना होगा, नहीं ज्यादा जिसमें अपवाद भी हैं कुछ, लेकिन उन अपवादों से संबंधित जनरली सवाल नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ आगे के सेशन में। तो अगला जो आपका सेशन है, अब देखिए जैसे इसमें कुछ ये अपवाद भी इसमें ये दिए गए हैं, तो हालांकि इतना ये देखने की आवश्यकता नहीं है, अपवाद वाले सवाल जनरली आते भी नहीं है। तो देखिए अगला जो आपका टॉपिक है ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण ये भी है, और ये है आपका राज्य के नीति निर्देशक एलिमेंट्स यानी तत्व, आर्टिकल 36 टू लेकर आर्टिकल 51 तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार सवाल दिए जाते हैं। तो पहला सवाल ये बनता है कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं किस देश से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा सवाल आया है। ठीक है, तो देखिए, तो ये भाग 4 में यानी कि संविधान के भाग 4 में ये वर्णित है। तो अब इसी में से मैं आपसे सवाल कुछ पूछना चाहूंगा कि भाग आपका ये आपके चौथे में वर्णित है, तो भाग जो फर्स्ट है, सेकंड है और ये थर्ड है, तो इनमें क्या क्या चीजें वर्णित हैं, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ये जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको समझाऊंगा, बाकी बहुत सारे ऐसे भाग हैं जो कि इम्पोर्टेंट है ही नहीं। तो ये चौथा भाग है आपका। तो उससे पहले मुझे बताइए कि भाग 2 और भाग यहाँ ये थर्ड में किन की विवेचना की गई है इस भारतीय संविधान में। तो जरा मुझे एक बार ये बता दीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। और आयरलैंड का नाम ध्यान में आपको यहाँ पर रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके संबंध में एक चीज और ध्यान में आपको रखनी है, बाकी डिटेलिंग इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं उसे भी हम बताएंगे। देखिए, भारतीय शासन अधिनियम जो आया था 1935 में, आप सभी जानते हैं कि यहाँ से 80 जो परसेंट जो वैल्यूज है इसकी, मतलब जो भी नियम धाराएं हैं वो यहीं से ली गई हैं। ठीक है, यानी कि इस भारतीय शासन अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेश पत्र को भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के रूप में स्थान दिया गया है। मतलब भारतीय शासन अधिनियम 1935 में एक शब्द है अनुदेशक पत्र, तो यही जो अनुदेशक जो नियम है, इसी को भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के रूप में जोड़ा गया है। ठीक है, समझ में आपकी बात आ गई होगी। अब इसकी मीनिंग है क्या भाई? राज्य, अब यहाँ पर शब्द है राज्य, अब यहाँ पर सेंट्रल का, केंद्र का नाम यहाँ पर नहीं लिया गया है। ये राज्य क्या है, मतलब क्या है उसका, यानी कि ये भारतीय संघ में जितने भी राज्य हैं ये उनके लिए दिशा निर्देश है, यानी कि यह उस दिशा निर्देश के लिए बनाया गया है जिससे कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। ठीक है, यानी कि इन्हीं तत्वों के द्वारा राज्यों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, तो इन्हीं की महत्व को ये देखते हुए इनको शामिल किया गया। भाई सारी बातों को सेंट्रल के ऊपर थोपा नहीं गया है, कुछ राइट्स जो एलिमेंट्स जो हैं वो राज्य के ऊपर भी दिए गए हैं। ठीक है, आप चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आप लोगों ने क्या क्या आंसर दिया है उसको मैं देख लेता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि अब इसकी क्या क्या कुछ और विशेषताएं हैं, तो उनको आप लोगों को डिस्प्ले भी हो रहा होगा कि देखिए यह जो है आयरलैंड से लिए गए हैं, पहली चीज। ठीक है, और ये तत्व जो है राज्य के लिए नैतिकता का सूत्र है। ठीक है, यानी कि ये जो ऐसे तत्व हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट और कहीं से भी जबरन लागू नहीं कराया जा सकता। अगर इसका हनन होता भी है तो राज्य का दायित्व है कि हनन अगर हो भी तो उसको देखे और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। ठीक है, तो ये एक नैतिकता के रूप में ये तत्व है, ये बात ध्यान में रखिएगा, लीगल रूप में नहीं है। ठीक है, अब नंबर थर्ड पॉइंट है कि ये तत्व ही वास्तविक रूप से देश में सामाजिक और आर्थिक ये प्रजातंत्र की स्थापना करते हैं। ये सवाल आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करते हैं। ठीक है, वो है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 टू 51। नंबर फोर्थ है कि ये न्यायालय के द्वारा ये क्या है, ये परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इन्हें लागू जो कराने के लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता, यानी कि ये वाद योग्य नहीं है। इससे पहले हमने अभी पिछले सेशन में देखा था मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो जाहिर सी बात है कि संरक्षक अगर सुप्रीम कोर्ट है तो यानी कि वो जो है वो वाद योग्य है, यानी कि मौलिक अधिकार वाद योग्य है।
कि जिसको लागू या उसके हनन होने पर कोई भी न्यायालय में जा सकता है। लेकिन इस वाले केस में जो है ऐसे कोई भी नियम या जो कानून नहीं है, यानी कि ये वाद योग्य है ही नहीं। इनको न्यायालय में किसी भी रूप से प्रस्तुत या फिर इनके विरुद्ध रेट लगाया नहीं जा सकता। ये हमेशा ध्यान में ये आप रखिएगा, ये पॉइंट जो क्लियर होना चाहिए। नंबर 5 है कि राज्य की विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग जो है राज्य का परम कर्तव्य होगा। अब देखिए विधि निर्माण की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक हो गया। यानी कि विधि, देखिए बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कि राज्य अपने क्षेत्र में क्या है लगाता है, ठीक है, लगाता है, बनाता है, ठीक है। तो अब ये जो है जो किस सेंस में बनाया गया वो इसी राज्य के नीति निर्देशक ये तत्वों का हवाला लेते हुए बनाया गया कि भाई इनको लेने से ही कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। इनको अगर छोड़ दिया तो अब विधि ये नियम या कानूनों की कोई भी महत्ता नहीं रह जाती। इसलिए राज्य कोई भी अगर कानून बनाता है तो इसको देखने के बाद ही बनाएगा, जिससे कल्याणकारी जो ये राज्य है स्वरूप है वो कायम हो सके। नंबर 6वां है कि ये अपनी ये प्रगति में क्या है, ये सकारात्मक है। यानी कि इनमें कोई भी ऐसे फिलहाल अपवाद जो नहीं है जो कि ये पॉजिटिव वे में है। राज्य के नीति निर्देशक जो ये तत्व हैं ये पॉजिटिव वे में है, लेकिन मौलिक अधिकार जो है वो दोनों रूपों में है लगभग, ठीक है। चलिए अगला जो पॉइंट इसमें आता है 7वां, ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का पर आधारित है। तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको यहाँ पर समझा दिया। ये भी सवाल यहाँ पर ये सवालों में कई बार आ चुका है कि निम्नलिखित में से जो है कौन एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु संविधान में वर्णित है। तो यही है आपका, ठीक है। चलो अब देखते हैं। अब यहाँ पर बात आ रही है कि आर्टिकल 36 टू लेकर 51 तक है। अब इन आर्टिकलों में क्या क्या चीजें हैं जरा हम इसको भी एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि इन आर्टिकल्स में क्या क्या चीजें इंपोर्टेंट है और क्या क्या चीजें सवालों में आती हैं। तो देखिए इनमें जो ये इंपोर्टेंट है आर्टिकल 36। अब ये है क्या चीज, देखिए तो इस आर्टिकल में कहा गया है कि आर्टिकल ये आपका 12 है, ठीक हो गया। यानी कि जो 12 यानी कि ये किस में है, ये मौलिक अधिकार की जो शुरुआत होती है आर्टिकल ये 12 से, उसमें दी गई राज्य की जो परिभाषा है भाग 4 अर्थात राज्य के नीति निर्देशक ये तत्वों के ऊपर भी लागू होगी। तो ये आर्टिकल 36 जो है ये शुरुआत यहीं से ही जो है कर दे रहा है। यानी कि जो चीजें आर्टिकल 12 में जो डेफिनेशन जो भी दी गई है वो इस आर्टिकल में भी लागू होगी, ठीक है ना। चलिए आगे अब मैं यहाँ से बढ़ूंगा और बाकी इसमें उतने इंपॉर्टेंट इसमें चीजें नहीं है आर्टिकल, इसमें ये सारे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या क्या चीजें पढ़नी है वो आप लोग सुन लो। 36 वाला इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। अगला जो आपका आर्टिकल है वो आपका आता है 40, इंपोर्टेंट है। ये ग्राम ये पंचायतों का गठन, ये इसकी बात है यहाँ पर ये कर रहा है। उससे ये पहले एक चीज मैं आपको और इसकी हुई थी वो मैं समझा दूं। आर्टिकल 39। अब आर्टिकल 39 में एक ये क्लोज ये यहाँ पर जोड़ा गया है ए में कि राज्य के गरीब वो असहाय को निःशुल्क विधिक सहायता ये प्रदान करेगा कौन, राज्य। अब देखिए अब इसी राज्य की नीति निर्देशक जो ये तत्व है ना, ये इसी में सब यही दिशा निर्देश राज्य को दिए गए हैं कि राज्य को क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। यानी कि राज्य एक कल्याणकारी राज्य के रूप में तभी परिवर्तित होगा जब वो समाज लोगों के लिए के लिए अच्छे काम करेगा। यानी कि वो जो भी काम होंगे इसी दिशा निर्देश के साथ में होंगे। हालांकि एक इसमें ये जो भी अपवाद है कि देखिए जो शिक्षा का जो राइट था वो आपको मालूम है 21A में जो जोड़ा गया उसको, ठीक हो गया। यानी कि राइट यानी कि शिक्षा का अधिकार, हालांकि उसको इसमें में होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इसलिए इसमें नहीं है क्योंकि देखिए जो शिक्षा का जो अधिकार है ना, आप जानते हैं कि अब यह समवर्ती सूची का विषय बन चुका है। यानी कि जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही नियम कानून बना सकते हैं और दोनों की सहमति से ही चलने वाला ये क्या सब्जेक्ट है। तो इसको अगर इस राज्य में जोड़ दिया जाता तो सेंट्रल की महत्ता जो है वो खत्म हो जाती, इसलिए उसको इसमें नहीं नहीं जोड़ा गया। हालांकि ये राज्य से संबंधित मूलभूत राज्य से संबंधित ही है, ठीक है, लेकिन इसको फिर भी इसमें जोड़ा नहीं गया है, ठीक है। तो चलिए आगे अब मैं बढ़ूंगा। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में ये लाया गया था और इसके बारे में अभी आगे जब हम संविधान संशोधन के बारे में जानेंगे ना, उसमें एक चीज ध्यान में ये आपको रखना पड़ेगा, मैं आपको समझाऊंगा अभी और होमवर्क के रूप में भी आप इसको ले लो कि देखिए 2 भारतीय संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
कौन-कौन से हैं, 42वां और ये 44वां, इनमें क्या-क्या चीज़ें हुई थी, ये कल आप लोगों से मैं पूछूँगा। कल संडे है, तो कल को भी एक मैं क्लास लूँगा एक्स्ट्रा। इन दोनों को आप लोग पढ़ के आएँगे कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल इन दोनों आर्टिकल से दिए जाते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तब मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है? और 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो संशोधन है वो इसी संविधान संशोधन के तहत में किए गए हैं। ठीक है ना? क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मैं कहाँ पे था? आर्टिकल 40 पर, ग्राम पंचायतों का गठन। देखिए, मैं आप लोगों को जनरली मैं कोशिश मेरी यही है कि सिर्फ वही पढ़ाऊँ जो आपके एग्जाम में आए, ठीक है? क्योंकि बाकी बातें ये बेकार वाली जो भी मतलब बातें हैं, उन्हें मैं समझाना मैं नहीं चाहता, क्योंकि ना वो एग्जाम में आते हैं, ना वो आपसे ही संबंधित होंगे। जो चीज़ आती है उनको ही पढ़ो। तो आर्टिकल 40 में क्या है कि ग्राम पंचायतों का गठन की बात यहाँ पर की गई है। अब ये किस लिए की गई है और ये किसके रूप में किए जाने की बात यहाँ पर की गई, यहाँ पर जो है यहाँ पे इन चीज़ों को रखा गया है। अभी देखिए, अभी आपके सामने एक चीज़ आएगा। अब देखिए, आप लोगों ने एक चीज़ आप लोगों ने सुनी होगी कि महात्मा गांधी जो थे, वो चाहते थे कि ग्राम स्तर पर ये ग्राम को इतना सशक्तिकरण शक्तिशाली बना दिया जाए कि अगर अगर ग्रामों का विकास हो गया तो देश का विकास ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये बात आप सभी लोग लगभग जानते होंगे, क्योंकि महात्मा गांधी जी का मेन जो उद्देश्य था वो ग्रामों को सशक्त बनाना। इसीलिए मैंने आप लोगों को बीच में एक शब्द मैंने समझाया होगा, दो शब्द मैंने समझाए थे। एक आता है करण, केंद्रीयकरण, और एक आता है आपका विकेंद्रीकरण। ठीक है ना? समझ समझ में सबके आता है? अब ये दोनों के बारे में मैंने आप सभी को समझाया था। ये दोनों हैं क्या चीज़? ज़रा एक बार कोई मुझे आंसर इसका देना चाहेगा? क्योंकि ये इसी से संबंधित है, इसलिए ये आर्टिकल पर इसको मैं फिर से समझाना चाहूँगा। एनीवन? चलिए, अभी किसी का आंसर आया नहीं है, तो मैं बीच में आप लोग सोच के आंसर दे सकते हैं। चलिए, तो ग्राम पंचायतों के लिए गठन की बात हो रही है, ठीक है? तो आर्टिकल 40 में है, ये लाइन हमेशा ही ध्यान में आप लोग रखिएगा, ठीक है हो गया? और इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है, ये है आपका, अच्छा, आपका आंसर सत्ता के अधीन। ये मैंने दोनों पॉइंट मैंने बीच में अभी मैंने 2-4 दिन पहले जो सेशन लिया था, इसमें मैंने दोनों ही चीज़ों को समझाया था। अगर आप लोगों को ध्यान नहीं है, तो मैं फिर से अभी समझा दूँगा, पहले बाकी चीज़ों को देख लो। अब देखो, अब इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, ये आपका 40 हो गया और ये 30, ये आपका 6 हो गया। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आर्टिकल आता है आपका 44, ये इम्पोर्टेंट है, बाकी आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है? तो 44 ये है आपका, 44 में है क्या? समान सिविल संहिता, यानी कि सिविल से संबंधित जो भी वो नियम कानून है, वो क्या है? वो समान रूप से लागू होने चाहिए। तो ये आर्टिकल 44 के अधीन में है। इन चीज़ों को ध्यान में आपको यहाँ पे रखना है। ठीक हो गया? अब इसके बाद में कौन-सा आपका आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, वो हम जान लेते हैं। तो इसके बाद में जो आपका आर्टिकल है 44, सॉरी 45, तो 45 में क्या है कि 0 से 6 वर्ग के बच्चों की आरंभिक देखभाल एवं शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। क्योंकि हम ये किसके बारे में हम ये पढ़ रहे हैं? राज्य के नीति निर्देशक ये तत्वों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये आर्टिकल जनरली उसी से संबंधित होंगे, ठीक है? इसके बाद में वो क्या है, विस्तृत रूप लेंगे। तो ये आपको 45 में यहाँ पर ये चीज़ें आ जाती हैं। 46 में क्या है कि राज्य जो है, राज्य के द्वारा दुर्बल वर्गों के जो लोग होते हैं, यानी कि एससी और ये एससी-एसटी के, तो इनके लिए शिक्षा और आर्थिक संबंधी हितों की रक्षा की जिम्मेदारी भी जो है वो सौंपी गई है। किनको? राज्य को। आर्टिकल 46 के अधीन में ये लाइन है। ठीक हो गया? आगे हम ये बढ़ते हैं 47 पर। देखिए, जितने भी आर्टिकल मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सारे आए हुए हैं, इंपोर्टेंट है। अब 47 में है क्या चीज़? 47 में है कि राज्य जो है, राज्य यहाँ पर क्या करता है? इस आर्टिकल के अधीन में लोगों के स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करेगा। इसीलिए बहुत सारी सरकारें जो होती हैं, सामाजिक रूप से कई सारे पॉलिसीज़ को लाती हैं, ठीक है? और ये बहुत सारे नियम को वो लेकर आती हैं, जिससे कि मतलब कि सामाजिक जीवन जो होता है लोगों का, वो उसमें सुधार हो सके। ठीक हो गया ना? चलिए, तो वो इसी आर्टिकल के तहत में लाए जाते हैं। मान लीजिए कि कोई राज्य सरकार कोई योजना जो है वो मतलब कि लेके आती है। मान लीजिए उस योजना का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अ कि
मुख्यमंत्री ये योजना, तो यानी कि वो योजना इसी आर्टिकल के तहत में ही लाई जाएगी और वो जनरली लोगों के लिए होगी। ठीक है, चलिए आर्टिकल 48 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है क्या, ये है आपका, इसको ये अगर लघु रूप में हम देखें तो इसको कहा जाता है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। ठीक हो गया, तो वो संगठन यानी कि कृषि और पशुपालन से संबंधित जो भी संगठन होंगे, इनके निर्माण का जिम्मा आर्टिकल 48 के तहत राज्य का होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में यहाँ पर रखना पड़ेगा। और इसी में एक फिर आर्टिकल सॉरी इसी में ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 48A ये जोड़ा गया है। और इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राज्य आवश्यक कदम उठाएगा। 48A में ये लिखा गया, 42वें संविधान संशोधन से ये आया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद के जो इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 49 ये कैसे याद में यहाँ पर जो है रखा है। 49 का मतलब यानी कि राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा राज्य करेगा। मान लीजिए कि सपोज कीजिए जैसे कि यूपी में जैसे आपका है ये कहते हैं ताजमहल है मान लीजिए, ठीक है, या संबंधित वो जो है राज्यों में राष्ट्रीय महत्व के ऐसे स्मारक होंगे जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो होगी वो राज्य की होगी। हालांकि सेंट्रल इसमें मदद भी वैसे करता है, लेकिन जनरली जो है राज्य की ही ये दायित्व होगा कि वो उसकी रक्षा करे, अपनी फोर्स जो है लगाए आर्टिकल 49 के अंतर्गत में। ठीक हो गया। अब 50 में आते हैं। आर्टिकल 50 है क्या, यानी कि 50 का मतलब है 50-50। अब 50-50 इन द सेंस यानी कि ये किस सेंस की बात करेगा, तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग ये करने की व्यवस्था है इस आर्टिकल 50 के अंतर्गत में। यानी कि 50-50 में इन दोनों का बंटवारा हो जाता है, यानी कि न्यायालय को कार्यपालिका से अलग जो है रखने संबंधी व्यवस्था जो है इस आर्टिकल में है। और इसके लिए कि राज्य जो है कदम उठाएगा कि राज्य इन दोनों को एक साथ ना रखे, यानी कि उनको जो है अलग अलग करके जो है जो काम करे। ठीक है, तो 50 का मतलब यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। 51 में क्या है, अब राज्य 51 में क्या करेगा, तो राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं ये प्रभुत्व के लिए क्या करेगा, ये प्रयास करेगा। तो ये आर्टिकल 51 में ये राज्यों के ये निर्देश हैं। तो ये सभी जो आर्टिकल अभी हमने लगभग देखे हैं मुख्य मुख्य 36 से लेकर 51 तक ले, तो ये सभी राज्यों के दायित्व हैं। इसलिए कभी भी आपसे अगर ऐसा सवाल पूछ लिया जाए कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, तो आप लोग अच्छे से अब उन चारों ऑप्शन को पढ़ना, उन चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आइडिया लग जाएगा कि इनमें से कौन सी बात राज्य के लिए कही जा रही है, तो आपका सही आंसर आ जाएगा, बाकी ऑप्शन हट जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम अब देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। अब देखिए, अब नीति निर्देशक ये तत्वों का ये वर्गीकरण भी हुआ है। ठीक है, अभी हमने लगभग ये मैक्सिमम जो आर्टिकल देखे हैं, इनको भी जो है इनको 3 रूपों में क्या है बांटा गया है। एक है गांधीवादी नीति निर्देशक, ये आपका तत्व है जो मैंने अभी आपको समझाया था कि गांधी जी के सिद्धांतों को भी इन आर्टिकलों में जगह दी गई है, जैसा कि महात्मा गांधी जी जो भी चाहते थे। ठीक हो गया। और जो दूसरा आपका आता है समाजवादी नीति निर्देशक, ये जो तत्व है, तो अब इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, और फिर तीसरा जो आपका आता है उदारवादी नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, उदारवादी कौन से, सामाजिक कौन से हैं, और महात्मा गांधी यानी कि जो गांधीवादी वाले कौन से हैं। तो चलिए, ये पढ़ाने से पहले अभी मैंने आपसे सवाल पूछा था केंद्रीय करण और विकेंद्रीय करण का क्या, इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने जो आंसर दिया है, सत्ता के द्वारा शासन के लिए देना है, नहीं, सत्ता के द्वारा शासन के लिए देना, ये कुछ क्लियर नहीं हुआ। अब मैं फिर से समझा दूंगा, अगर आप लोगों के समझ में आ जाएगा तो आप कभी भी भूलोगे नहीं। केंद्रीकरण का मतलब है कि सारी शक्तियां जो हैं वो केंद्र के अधीन में कार्य करेंगी। मतलब केंद्र ही सर्वोपरि मतलब कि होगा, सारी शक्तियां A to Z सारी शक्तियां जो है वो केंद्र के हाथ में चली जाएंगी। मतलब राज्यों की सारी शक्तियां वो केंद्र में चले जाना। ठीक हो गया। तो उस व्यवस्था को कहा जाता है केंद्रीकरण। ये व्यवस्था तभी होगी लागू जब आपातकाल पूरे भारत में लगा हो। वैसे केस में राज्य के हाथ में कुछ नहीं रहता, फिर सारी शक्तियां जो है केंद्रीकरण हो जाती है, यानी कि सेंट्रल के हाथों में चली जाती हैं सारी की सारी। ठीक है। और फिर दूसरा शब्द आता है विकेंद्रीकरण, है ना, दूसरा शब्द आपका ये आपका। तो इस का मतलब क्या है कि
शक्तियों को फिर ये जो शक्तियां ऊपर गई हुई हैं, इन शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना, यानी कि उनका बंटवारा, मतलब कि उनको राज्यों में बांट देना, यानी कि निचले स्तर को सशक्त, जो भी सशक्त रूप देने के लिए उनको सारी शक्तियों को ऊपर से उठा के नीचे दे देना। जो कि महात्मा गांधी जी चाहते थे, तभी वो ये चाहते थे कि ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना चाहिए। तो ये शब्द वहीं से निकल कर आया है, विकेंद्रीकरण का, कि निचले स्तर को शक्तियां दे दी जाए। ठीक हो गया ना? दोनों ही ये नाम जो है एक दूसरे के अपोजिट है। तो अब तो कोई डाउट नहीं है, तो जल्दी से मुझे अपना फीडबैक भी दे दो अगर समझ में आ गया है तो, फिर दोबारा ऐसी गलती ना हो आप लोगों से। तो देखिए, ये गांधीवादी वाले में अब क्या होता है कि आर्टिकल 48, 47, 48, ठीक हो गया। तो ये जो है महात्मा गांधी के रूपों को इसमें ये समझाया गया है, ठीक है, उनके विचारों को यहाँ पर जगह दी गई है। तो अब आते हैं सामाजिक वाले में। अब सामाजिक वाला जो होगा वो जनरली जो होगा वो लोगों के लिए, पूर्ण रूप से लोगों के लिए मतलब कि होगा, ठीक है। अब ये आर्टिकल इतने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि वो कौन कौन से हैं, कुछ नहीं, बस ये आपको 3 नाम ये मालूम होने चाहिए। बाकी मैंने आर्टिकल अच्छे वाले समझा दिए जो कि एग्जाम में आते हैं। जो लास्ट वाला जो ये आता है आपका उदारवादी नीति निर्धारक, ठीक है, एलिमेंट। तो अब ये क्या चीज, इसके बारे में भी जो भी आर्टिकल्स हैं वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, मेन मेन वाले, बाकी सारे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए जो चीजें समझाता हूँ वो चीजें स्किप आप लोग नहीं, आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो चलिए, इतनी चीजें आपकी लगभग हो चुकी हैं, और अभी फिर से जो थोड़ा सा पार्ट रह गया उसको मैं अभी आपको समझा देता हूँ। बाकी चीजों को आपको ध्यान में ये सब चीजें जो है जो रखिएगा। बाकी जो एक होमवर्क दिया गया है इनको अच्छे से हैंडल करके कल के सेशन में आइएगा, ठीक है। यानी कि संविधान संशोधन 42 और 44 ये कौन कौन से हैं। चलिए, अब हम आगे हम ये बढ़ेंगे। अब नीति निर्देशक ये तत्व और मूल अधिकारों में मेन अंतर क्या क्या है, ठीक है, उनको भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये भी सवालों में कभी भी आता है। और एक तो आप लोगों को मैंने समझा ही दिया है कि मौलिक जो राइट्स हैं वो हैं, वो वाद योग्य हैं, यानी कि वो न्यायालय में परिवर्तनीय हो सकते हैं। लेकिन जो निधि निर्देशक एलिमेंट्स हैं ये वाद योग्य नहीं है। तो इतना ही अंतर आपको ध्यान में ये रखना है। देखिए, मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है।